ये तो सैम्पलिंग का हमारा ये प्रोबेबली लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। तो आपको लग रहा होगा सर आप काफी ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जो हमारे स्कूलों में तो बोला गया है कि बस रीडिंग कर लेना। तो भाई वहां पे बोला जा सकता है, मैं नहीं बोल सकता, आपको इतनी मत, मेरी औकात नहीं इतना बोलने की। इज दैट क्लियर? तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग आपको बहुत ज्यादा काम आएगा जब आप भविष्य में ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेंगे और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, सॉरी, रिसर्च में जब जाएंगे तो स्टैटिस्टिकल टूल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप दुनिया की किसी भी पढ़ाई को कर लीजिए, साइंस पढ़ लो, ह्यूमैनिटीज पढ़ लो, कॉमर्स पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये और इकोनॉमिक्स, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ऐसी आत्माएं और चुड़ैले हैं, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। बीटेक के बच्चे को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स आप अभी पढ़ रहे हैं, जब आप एमबीए करेंगे तो आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम पे पेपर पढ़ा दिया जाएगा। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स के नाम से ही पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड इन दोज लेवल्स टीचर्स और प्रोफेसर्स डू नॉट हैव टाइम टू टीच, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन रिसर्च के लिए बने हैं, वो पढ़ाई के लिए नहीं बने। तो ये मान के चलते हैं कि आप 11वीं 12वीं में इतनी पढ़ाई करके आए हैं। उनको क्या पता था कि कुछ बोर्ड वाले काटते हैं सिलेबस, कुछ स्कूल वाले सिलेबस काटते हैं, कुछ टीचर सिलेबस काटते हैं और कहते हैं समरी पढ़ लेना, एग्जाम में पास हो जाओगे। तो एग्जाम में पास हो जाओगे, लाइफ में हमेशा फेल होते रहोगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में बीकॉम में स्टैटिस्टिक्स था और मेरे स्टैटिस्टिक्स में 68 मार्क्स शायद आए थे, जहां तक मेरे को याद है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन में अगर आप 60 पार कर गए तो समझ लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हो गए आपको। एंड हाउ मेनी डेज डिड आई स्टडी? नॉट मोर देन 14 डेज चिल्ड्रन। 14 दिन में पूरी स्टैट्स प्रिपेयर हो गई थी। जनवरी में पढ़ाई चालू हुई थी। रीजन बीइंग 11 12 में सब कुछ पढ़ा हुआ था। तो जितना थ्योरी का कंटेंट आपका 11 12 का स्टैट्स का है चिल्ड्रन, ग्रेजुएशन में ये 1/3 है। कोई प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी का इसको नहीं पढ़ाएगा। दे अज्यूम कि आप 11वीं में इसको पढ़ के आए हैं। तो मैं क्यों इतनी ज्ञानबाजी कर रहा हूं आपके साथ, क्यों मैंने 3 मिनट 35 सेकंड बर्बाद किया आपके, कि भाई अगर आपको लगता है कि स्कूल लेवल पे आपको नहीं पढ़ाया गया और ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये एकदम गलत है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। जब आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स को और ये सब चीजें आपको नहीं आती होंगी तो पहले तो वो समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन का आंसर जरूर आ जाएगा बट आप इसका इंटरप्रिटेशन समझ ही नहीं पाएंगे और एमसीक्यू में आप निपट जाएंगे। फंडामेंटल वेंट वेल। चलिए, तो भाई जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं, सबको सैम्पलिंग पता है ना क्या है भाई? सैम्पलिंग पता है ना? चलिए, तो जब मेरी यस सर। शादी थी, मेरे पापा ने काफी गेस्ट को इनवाइट किया एंड गेस्ट लिस्ट लगभग 850 लोगों की थी। इसमें आप बोल सकते हैं अराउंड 240 फैमिलीज वर देयर। तो अगर फैमिली के हस्बैंड और वाइफ से पापा ने मेल मिलाप कर लिया, लिफाफा वगैरह ले लिया, क्या इनके बच्चों से पूछेंगे बेटा खाना खाओगे? अरे अपनी घर को खाए ना खाए हमसे क्या मतलब, तो हम तो पापा मम्मी से मिलेंगे। तो 240 फैमिलीज में अगर एक फैमिली से मिलने में आपने 5 मिनट का टाइम दिया तो 1 घंटे में आप कितनी फैमिली से मिल पाएंगे? नॉट मोर देन 12। 240 फैमिलीज के हेड से मिलने के लिए, मतलब 240 हेड्स लोगों से मिलने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 घंटे में 12 लोग, 10 घंटे में 120, 20 घंटे में मेरे पापा सब लोगों से शायद मिल पाए होंगे। क्या शादी ब्याह का कार्यक्रम 20 घंटे का चलता है? 8 9 बजे लोग आना स्टार्ट करते हैं, 11 11:30 खाना पीना खा के निकल लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज 3 घंटे का टाइम आप ले सकते हैं। 240 फैमिलीज को इनविटेशन दिया, मान लेते हैं कि 200 फैमिलीज तो आएंगी आएंगी, तो 200 लोगों से मिलने के लिए हमारे पास कितना टाइम है? सिर्फ 3 आवर्स का इफेक्टिव टाइम है। तो 1 घंटे में हम लगभग कितने लोगों से मिल लेंगे? 70। तो एक आदमी से मिलने के लिए हार्डली हमारे पास 50 सेकंड का टाइम होगा बस। कितने का? 50 सेकंड। तो मुकेश अंबानी जब आए तो पापा ने 15 मिनट मेल जोल किया। पड़ोस के शर्मा अंकल आ गए, वो तो हमेशा ही घर आते रहते हैं, उनसे अच्छा आपसे घर में निपट लेंगे जाइए। तो अल्टीमेटली सब लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट माय फादर डिड एंड योर पेरेंट्स विल आल्सो बी डूइंग सैम्पलिंग। एक एक से मिलना पॉसिबल नहीं है, बट जहां पे खाने का स्टॉल होता है वहां पे तो एक एक डिश जाके चेक करना है। तो मेरी सिस्टर की कजन की जब वेडिंग थी, तो मैं होटल का नाम नहीं बताऊंगा, क्या फायदा बेइज्जती हो जाए, वो भी अपने जानने वाले ही हैं, अच्छा डिस्काउंट दिए थे। अब उनकी गलती नहीं थी, तो वो रबड़ी नहीं होती, तो रबड़ी मैंने, तो मैं नहीं खाता मिल्क प्रोडक्ट्स बेसिकली। तो मेरे एक और अंकल है, उन्होंने रबड़ी खाई तो ही कॉल्ड मी। उन्होंने कहा देखो इसमें थोड़ी सी रबड़ी खट्टी होगी, इसको चेंज कराओ। तो मैंने बुलवाया उनके मैनेजर को, मैंने कहा ये रबड़ी जो है पाइनएप्पल फ्लेवर हो गई है, हमको पाइनएप्पल फ्लेवर नहीं चाहिए था। कह रहे मतलब? मैंने खा के देखिया, कह रहे हाँ सर खट्टी है। तो मैंने क्या करूं, दही में डाल के खट्टा लगा दूं उसका? कह नहीं सर मैं बदलवा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हमने क्या किया, सैम्पलिंग नहीं की। व्हाट आई डिड,
सेंसेस। बट अगर हम रबड़ी की सैंपलिंग करेंगे तो चलेगा, रबड़ी का सेंसस नहीं हो सकता। सारी रबड़ी खा जाए फिर बताएं कैसा है, नहीं हो सकता ना। बट पूरा खाना एक एक स्पून टेस्ट करके देख लें तो पूरे खाने का सेंसस होगा, एक डिश का सेंसस नहीं होगा। और दुनिया में सबसे पहले किसने सैंपलिंग की थी, सबको पता है? शबरी ने सैंपलिंग की थी, जब राम जी के लिए एक एक बेर टेस्ट किया था। तो थी वो सैंपलिंग, पूरा बेर नहीं खाया बट सारे बेर टेस्ट किए थे, तो इट वाज सेंसस। सेंसस, एक एक बेर टेस्ट किया, पूरा बेर नहीं खाया, एक एक बेर, और थोड़ा सा खा के छोड़ दिया कि हाँ ये मीठा है तो ये राम जी खाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिड सेंसस और सैंपलिंग? शबरी। एग्जाम में एमसीक्यू टीचर नहीं पूछ पाएगा क्योंकि टीचरों के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता है। सो दो थ्योरीज है बच्चों सैंपलिंग की। पहली है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और दूसरी है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। मैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स पहले आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है। देयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी जिसने लोगों से बोला कि भाई 1 करोड़ रुपए हम आपको सम अश्योर्ड दे रहे हैं, अगर डेथ हो गई तो फैमिली को 1 करोड़ देंगे। और 100 लोगों का इन्होंने इंश्योरेंस किया और हर पर्सन से लगभग 2-2 लाख रुपए ले लिए। तो 2 लाख इंटू 100 कितना होता है बच्चों? 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। 2 करोड़ रुपए हमने ले लिए, 100 लोगों का इंश्योरेंस किया और ये मान के चल रहे हैं कि इनमें सिर्फ एक पर्सन मरेगा, सिर्फ एक। तो 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को देना पड़ेगा। 2 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे कलेक्ट किया, तो इंश्योरेंस कंपनी का बच्चों प्रॉफिट कितना हो गया? 1 करोड़। बट अगर मरने वालों की संख्या बढ़ गई तो इंश्योरेंस कंपनी मर जाएगी। यहाँ पे समझ में आ गया? तो इंश्योरेंस कंपनी चलती है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, कि जो हमने इंश्योरेंस किया लोगों का वो ढेर सारे हैं बट उसमें मरने वालों की तादाद बहुत कम होगी। खोपड़े में बात गई? शाश्वत जी, सिद्धि जी, सिमरन जी समझ गए? पीपल ऑन द हॉट सीट, यस सर। यस सर। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर समझ में आ गया बच्चों? चलिए तो चलते हैं आगे। ये लॉज जो है बेसिकली चल रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपको पता है? हाँ सर, सिक्का उछालेंगे, हेड्स आने के चांसेस 1/2, डाइस रोल किया सिंगल, कोई भी नंबर आने के चांसेस 1/6। बच्चे के पास होने के चांसेस कितने हैं? आधा सिलेबस पढ़ा है 50-50, 90% सिलेबस पढ़ा है तो पास होने के चांसेस 90% और फेल होने के चांसेस 10%। अब आप जीवन में इस प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग को, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स को, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी को या प्रोबेबिलिटी को यूज कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, बड़ी धमाकेदार चीज बता रहा हूं। मेरी क्लास में सिलेबस से ज्यादा बच्चे को लाइफ लेसन मिलता है क्योंकि सिलेबस तो किताब के अंदर लिखा हुआ है। स्टार्ट है सुनने के लिए? पक्का? मेरे को रिजर्वेशन कराना था बच्चों, तो मैंने IRCTC का ऐप डाउनलोड किया और टिकट दिखा रहा है वेटिंग लिस्ट 24। व्हाट? मैंने दूसरी ट्रेन पे ट्राई किया, वहां पे दिखा रहा है वेटिंग लिस्ट 10। अगर मैं आपसे राय लूं तो आप सब मेरे को गलत जवाब देंगे, सर इस पे टिकट करा लीजिए, इस पे मत कराइए, क्योंकि जहां पे वेटिंग लिस्ट 10 है वहां पे कंफर्म होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा और जहां 24 है पॉसिबिलिटी कम। मैंने कहा नहीं, आई विल यूज स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, मैं प्रोबेबिलिटी यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया और ऐप कौन सा था? IXIGO। लोग बोलेंगे सर वो वाला डाउनलोड कर लीजिए। अगोडा, सर एकदम यही आवाज आती है सर, मैंने ही दी है तो यही रहेगी। तो मैंने IXIGO ऐप डाउनलोड किया, ट्रेन नंबर 1 और ट्रेन नंबर 2 दोनों पे देखा कि प्राइवेट ऐप पे टिकट की पॉसिबिलिटी क्या है, वो भी सेम वेटिंग शो कर रहा था, कनेक्टेड तो सब रेलवे के सर्वर से है। बट ये जो ट्रेन नंबर 1 है जिसमें 24 वेटिंग लिस्ट मिल रही है, यहां पे कंफर्म होने की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है 92%, और जिसपे 10 वेटिंग लिस्ट आ रही है उस पे पॉसिबिलिटी क्या दिखाई जा रही है? 40%। सर ये इनको पता कैसे लगता है? ये चेक करते हैं कि इस ट्रेन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं कितनी, पिछले 5 साल में किस वेटिंग लिस्ट के कंफर्मेशन होने के चांसेस कितने थे, ये रिसर्च करके कस्टमर को डेटा देते हैं। तो इनको लगा कि ट्रेन नंबर 1 में सीटें ज्यादा हैं तो वेटिंग लिस्ट 24 का कंफर्म होना ज्यादा हाई चांसेस है। ट्रेन नंबर 2 में सीट्स कम है तो वेटिंग लिस्ट 10 का कंफर्म होने के चांसेस कम है। तो अगर मैं पढ़ा लिखा हूं आपकी तरह और IXGO ऐप में देख लिया 92% वेटिंग लिस्ट का चांस है, तो मेरे को कौन सी ट्रेन में टिकट बुक कराना चाहिए? ट्रेन नंबर 1 में बुक कराना चाहिए, इन स्पाइट यहां छोटी वेटिंग लिस्ट है। इतनी बात समझ में आई? कहानी को आगे सुनिए। मेरे को IXGO ऑफर दे रहा है कि हम आपको 3 टाइम्स टिकट का प्राइस रिफंड करेंगे
अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती तो आपको हमें टिकट प्राइस के साथ 500 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब देखिए कैसे इन्होंने स्टैटिस्टिक्स से अपनी दुकानदारी चलाई। स्ट्रॉन्ग अपील है इनके पास कि टिकट कंफर्म तो होगा ही होगा। आपने टिकट 1550 रुपए का बुक कराया, हाउ मच एक्स्ट्रा आर दे डिमांडिंग कि अगर बुक नहीं हो तो पूरा वापस देंगे 500। और इनको गारंटीड उम्मीद है आपसे कि टिकट तो कंफर्म होना ही होना है। इज दैट क्लियर? तो ये आपसे 1550 रुपए लेंगे, 40 रुपए अपना प्लेटफॉर्म फी ले लेंगे, प्लस 500 रुपए और लेंगे इस बात के कि अगर कैंसिल हो गई तो हम आपको 3 गुना पैसा वापस देंगे। भाई बिजनेसमैन है, कोई चंदू चैंपियन तो है नहीं। तो क्यों ये आपसे 2000 लेके आपको 6000 वापस देंगे? पागल तो है नहीं। दे आर श्योर, डेड श्योर कि ये कंफर्म तो टिकट होगा ही होगा। तो आपसे लिया हुआ 2500 इनकी जेब में रहेगा, 1500 रेलवे की जेब में, और वापस तो इनको पैसा करना ही नहीं है। आप कैंसिल कराएंगे तो पूरा पैसा आपका चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप जैसे लोग अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आप आईएक्सजीओ में 500 रुपए एक्स्ट्रा देकर टिकट बुक करा लेंगे, और मेरे जैसे लोग और आपके पापा मम्मी जैसे लोग अकल का प्रयोग करेंगे। जब ये 3 गुना रिफंड की गारंटी कर रहे हैं तो मतलब टिकट तो पक्का है। तो पागलपंती ना करें इस ऐप से बुक कराने के लिए। कहां से बुक कराएं? IRCTC है, कोई दूसरी ट्रेन थोड़ा चल रही है, ट्रेन तो वही है। जुआ खेल रहे हैं, बिजनेस है। नहीं समझे बात को? तो इंश्योरेंस भी तो इसी तरह का धंधा है, डर का धंधा है पूरा। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता है 100 लोग का इंश्योरेंस करेंगे, मरेंगे सिर्फ 4, 96 को तो पैसा वापस करना ही नहीं है। समझ में आ गया? सर ये पता कैसे लगता है? एक्चुरियल साइंस का कोर्स होता है, वर्ल्ड वाइड 15-16 हजार बच्चे एग्जाम देते हैं, 200-250 पास होते हैं। द डिफिकल्टी लेवल इज वेरी टफ। लगभग 12 से 15 एग्जाम आपको पास करने पड़ते हैं। इंडिया में क्या, पूरे दुनिया में इसका कोई कॉलेज नहीं है। देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो आपको इसकी पढ़ाई कराते हैं, जस्ट लाइक सिविल सर्विसेज एंड ऑल। वहां से आप इनकी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपने 12 से 15 पेपर क्वालिफाई कर लिए बच्चों, समझ लीजिए आज की तारीख में 4 से 5 करोड़ का एनुअल पैकेज है। जो 6-7 पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं 50-60 लाख तो वो कमा लेते हैं। कोर्स में क्या होता है सर? 85% मैथमेटिक्स, 15% फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। खोपड़े में बात गई तो 85% सुन के लोग कह रहे हैं चलो 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 भाई हमारे औकात से बाहर है। व्हाट इट क्लियर? आई हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने ये कोर्सेज किए हुए हैं, करा देंगे किसी दिन उनका सो कॉल्ड, वो कौन सी टॉक होती है माइक वाइक लिए रहते हैं लोग, अरे 2 लोग माइक लिए रहते हैं बात करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो आता है, हाँ पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट करा देंगे एक बार उनसे। चलिए, तो मैंने एक बार ऐसा किया था, मैंने कहा इनको क्यों पैसा दूं, 3 गुना वापस दे रहे हैं मतलब बुक तो पक्का होगा। तो मैंने IRCTC के पोर्टल पे बुकिंग करा ली, और जिन ट्रेन में रिग्रेट लिख के आ जाता है ना, वहां पे 3 गुना गारंटी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसमें बुकिंग नहीं होगी और पैसा देना पड़ेगा। और अगर 100 लोगों ने 3 गुना वापस लेने के लिए 500 आपको एक्स्ट्रा दे भी दिया, और उसमें से 10 की टिकट नहीं भी बुक हुई, तो भैया 90 लोग का तो पैसा आपने कमाया है ना, 10 ही का तो आपने वापस किया। तो व्हाट दे यूज चिल्ड्रन, दे यूज स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग, सेंसस यूज करके उनका धंधा चल रहा है। खोपड़े में बात गई द पावर ऑफ स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स। चलिए तो चलते हैं आगे बच्चों। व्हाट इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी? बड़ा सिंपल है। If a random sample is of adequate size selected from a large population, it tends to possess the same characteristics as those of population. Sir, मतलब 20,000 students are studying in Banaras Hindu University. नाम तो सुना ही होगा। Yes, sir. Very good. Yes, sir. और 20,000 स्टूडेंट्स के ऊपर आपको एक IQ टेस्ट क्रिएट करना है, और आपको ये जानना है कि इनका IQ लेवल क्या है। और अगर आप इसमें से 4,000 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं तो 20,000 इज कॉल्ड एज यूनिवर्स चिल्ड्रन एंड 4,000 इज कॉल्ड एज व्हाट? सैंपल। तो 20,000 में से अगर 4,000 बच्चों में आपने IQ टेस्ट करवाया, आई रिपीट IQ टेस्ट करवाया, और आपको पता लगा आउट ऑफ 100 देयर IQ इज 73.4 एवरेज, 73.4 एवरेज। अब आपको टेस्ट करना है कि ये 4,000 बच्चों का जो एवरेज IQ आ रहा है, क्या ये बाकी के 16,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपने 100 बच्चों को और लिया, फिर इनके ऊपर जब टेस्ट कराया तो इनका भी लगभग 73.4 से 73.8 आ रहा था। मतलब आपका जो 4,000 बच्चों का सैंपल था वो पूरे 20,000 पे फिट बैठ रहा है। खोपड़े में बात गई। तो अगर कोई दुकानदार सिर्फ अनियन बेच रहा है, ढेर सारे अनियन उसके पास हैं 50 किलो, 2 किलो आपने उससे छाट के देख लिए और एकदम बढ़िया थे,
तो आपने कहा ऐसा 20 किलो अनियन तोल दो, हमारा रेस्टोरेंट है, हम आपके यहाँ खरीदते हैं अनियन। 2 किलो अनियन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो 20 किलो में भी पाई गई, मतलब जो 2 किलो का सैंपल आपने लिया था वो बाकी के स्टॉक ऑफ अनियन को उसी तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। नहीं समझे बात को? इसका मतलब सैंपल इज अ गुड सैंपल। आई रिपीट, सैंपल इज अ गुड सैंपल। तो जब भी आपको इन बच्चों पे ऐसी कोई रिसर्च करनी हो तो आप सैंपल ले लें, पूरा डेटा रिसर्च या एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का यहां पे मतलब है द रेगुलर फीचर ऑफ 4000 स्टूडेंट आर डेफिनेटली फाउंड इन द रिमेनिंग 16,000 ऑल्सो। नहीं समझे बात को? पक्का? ये हमेशा ऐसे ही नहीं 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 नहीं, आप इसका मतलब नहीं समझे। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आपका जो सैंपलिंग का टेक्निक है वो एकदम सही है। तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी सिर्फ एक प्रूफ है कि अगर आपका सैंपल पूरे डेटा को रिफ्लेक्ट करता है तो जो सैंपल का आउटपुट होगा वही पूरे यूनिवर्स का, पॉपुलेशन का भी आउटपुट होगा। तो इंडिया में अगर हम बोलें कि भाई एवरेज इनकम ऑफ एन इंडियन इज ₹72,000, ठीक है, आपने इंडिया की टोटल नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया और डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई? 72,000 रुपए। अब आप नॉर्थ इंडिया चले गए, आपने कहा जरा नॉर्थ इंडिया का एक बार देख लें, क्योंकि पूरे इंडिया में कमाने वाले हैं 40 करोड़ लोग, आपने सिर्फ 1 करोड़ लोगों की सो कॉल्ड स्टडी करनी है। 1 करोड़ लोगों की स्टडी आप कैसे करेंगे? आपने देखा ज्यादा डेंसिटी इंडिया में नॉर्थ इंडिया में है, तो वहां पे चलो 30 लाख लोगों को ले लें। साउथ इंडिया में डेंसिटी थोड़ी कम है, ईस्ट और वेस्ट में भी लगभग कम ही है। तो वहां पे जब आपने एवरेज इनकम निकाली तब भी डेटा 71, 72, 73 का आ रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से, जो 1 करोड़ का डेटा आपको एवरेज दे रहा है वही 40 करोड़ का भी दे रहा है। तो 1 करोड़ का जो आपने सैंपल लिया था, ये सैंपल इज रिफ्लेक्टिंग द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ 40 करोड़ पीपल्स अर्निंग इन द कंट्री। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एक प्रूफ है। समझ में क्या? जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है भाई, आपने देखा है जब दाम बढ़ेगा पीपल विल बाय लेस। एक लाइन इसमें और लगी ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बट क्या दादी माँ की डायबिटीज की दवाई में ऐसा होगा? वहां पे अगर दाम कम भी हो जाएगा तब भी उतना ही लेंगे और बढ़ेगा तब भी। तो लॉ का मतलब एक प्रिंसिपल जो आपने 50 लोगों पे टेस्ट किया, बाकियों पे भी वैसे ही लागू है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? खोपड़े में बात आई? अभी भी नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ गया? तो इफ आई से 2 + 2 कितना होता है बच्चों? 4। और 2 × 2 भी कितना होता है? 4। 2 + 2 + 2 कितना होता है? 6। और 2 × 3 कितना होता है? 6। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितना होता है? 10। और 2 × 5 भी कितना होता है? 10। एक चीज क्लियर हो गई सर, मल्टीप्लीकेशन इज सक्सेसिव एडिशन। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी मैंने बना दिया। बट 10/2 कितना होता है बच्चों? 5। बट क्या 10 - 2 5 होगा? नो। तो सक्सेसिव एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन, बट सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिविजन। तो लॉ ऑफ सक्सेशन ऑफ मैथमेटिकल सिमिलैरिटी मान लीजिए मैंने बनाया, ये एडिशन पे लागू होता है बट सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्टैटिस्टिशियंस ने दो बातें सोची कि अगर आप पूरे डेटा में से एक छोटा सा साइज ले लें और अगर वो छोटा साइज बड़े को बराबर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, घर में बच्चे की हरकतें एकदम पिताजी के जैसी हैं, पिताजी की हरकतें एकदम बच्चे के जैसी हैं, मतलब चाइल्ड इज रिफ्लेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स। बचपन से लेकर 12-15 साल तक ऐसा चला, तो ये माना जाएगा कि अगर पिताजी डॉक्टर हैं तो बच्चा भी क्या बनेगा? डॉक्टर। आपने पूरे शहर में रिसर्च की, जिस घर में 4 से ज्यादा डॉक्टर हैं एक जनरेशन में, उनकी अगली जनरेशन में भी बच्चे डॉक्टर ही बन रहे हैं। जिस घर में 10 से ज्यादा आईएएस पीसीएस हैं, उस घर की सेकंड जनरेशन भी सिविल सर्विसेज में जा रही है। जिस घर में 10 से ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं, उस घर की अगली जनरेशन पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ी रही है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सक्सेसिव एजुकेशन ये आपने बना लिया। तो पड़ोस में एक नई फैमिली आई, उनके घर में भी 12-15 लोग आईएएस हैं और 6-7 छोटे छोटे चुन्नी मुन्नी बच्चे भी हैं। तो आप समझ जाएंगे कि वो बच्चे भी कल को क्या बनेंगे? चोर। वो भी आईएएस ही बनेंगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? खोपड़े में बात गई। तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी स्टैटिशियंस का बनाया हुआ एक प्रिंसिपल है, जिसमें वो इस बात को प्रूव करते हैं कि अगर आपके पूरे यूनिवर्स में सैंपल आपने लिया और वो सैंपल इस यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मतलब आपका सैंपल लेने का डिसीजन एकदम
सही था, आपको सेंसस करने की जरूरत नहीं है, सैंपलिंग आपके डेटा का इंटरप्रिटेशन कर देगा। पीपल वेंट वेल, समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग वेंट वेल। तो किताब में मैथ्स की 100 सवाल थे, मम्मी ने कहा कोई 10 कर लो, एग्जाम से पहले आपने कर लिए, फिर मम्मी ने कहा चलो अच्छा एक और करो, उसका भी आपने आंसर निकाल दिया। तो मतलब 10 क्वेश्चंस वर सफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट अगर 10 में से 8 के आंसर आपके गलत हो गए तो क्या मम्मी बोलेंगी चलो अच्छा फिर 100 में से 10 करो? अब तुम 100 में से पूरे 100 करोगे। तो यहां पे लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी अप्लाई नहीं हो रहा। सम क्वेश्चंस आर नॉट मेकिंग योर कॉन्सेप्ट डेवलप फॉर द रिमेनिंग वंस। पीपल अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. समझ में आ गया? तो अगर स्टारबक्स में 100 लोग कॉफी पीने गए, उसमें से 80 लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव था, तो स्टारबक्स ये सोच लेगा कि साल भर में अगर 1 लाख लोग आएंगे तो 80,000 का रिस्पांस क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। लॉजिक समझ में आ गया सबको? इट इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। बट सर मान लीजिए 4,000 लोगों का जो आउटपुट मिला वो इस पे लागू ही नहीं हो रहा है, फिर क्या है? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल इरेगुलरिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अप्लाई हुआ तो रेगुलरिटी, नहीं अप्लाई हुआ तो इरेगुलरिटी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? हर साल जितनी नई गाड़ियां बिकती हैं 10% शोरूम से निकलने के 15 दिन के अंदर बढ़ जाती हैं। इस साल भी ऐसा हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी बोली भैया पहले गाड़ी की इंश्योरेंस कराओ तब शोरूम से बाहर निकलेगी गाड़ी। नहीं तो पता लगा बिना इंश्योरेंस की गाड़ी निकल गई और एक्सीडेंट हो गया, जो गाड़ी चला रहा है उसका भी नुकसान, जिसको ठोका गया उसका भी नुकसान। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? सिद्धि जी, शाश्वत जी, सिमरन जी, समझ गए सब लोग इस बात को? Yes, sir. चलिए, तो यहां पे लिखा हुआ है इफ आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 120 करोड़ 500 लोगों की एवरेज हाइट आपने कैलकुलेट की, और ये एवरेज हाइट कितनी आई? एवरेज हाइट आई इंडिया में 5 फीट 4 इंच। तो आप ये मान रहे हैं कि पूरी जनता की हाइट लगभग इसी के आसपास है, और आप हैं एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर। 5 फुट 4 इंच जिसकी हाइट होगी उसका वेस्ट माना गया कि भाई 28 से 32 इंचेस के बीच में होगा, और जो लेंथ ऑफ द लेग होगी वो अराउंड मान लेते हैं 40 इंच होगी। कितनी? 40 इंच। इन्होंने 120 करोड़ की जनता के लिए 70 करोड़ ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर कर दिए। कितने? 70 करोड़। और कपड़े में स्पैंडेक्स लगा दिया, थोड़ा लास्टिक, कि 28 वेस्ट वाले को भी कपड़ा आ जाए, 30 वाले को भी आ जाए और 32 वाले को भी, तो 4 तरह का वेस्ट साइज ना बनाना पड़े। बट मार्केट में जब कपड़ा गया तो पता लगा कि 10 करोड़ लोगों को तो इस कंपनी के ट्राउजर्स फिट आते हैं, बाकी 60 करोड़ को फिट नहीं। आते ही नहीं है। कंपनी का नुकसान हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि उन्होंने क्या गलत अप्लाई कर लिया? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। वाई? 120 करोड़ बहुत लोग होते हैं और 500 तो कुछ भी नहीं है, जैसे समुद्र से एक बूंद पानी। तो 120 करोड़ भैया 2-4 करोड़ लोग तो ले लो, कम से कम 5-6% तो रखो एटलीस्ट। तो ये होता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? कि आपका सैंपल पूरे यूनिवर्स को कितना क्लोजली रिप्रेजेंट कर रहा है या उसके बारे में प्रिडिक्ट कर रहा है। तो जितना क्लोज ज्यादा होगा उतना रेगुलर, और जितना दूर होगा उतना इरेगुलर। अंडरस्टूड दिस लॉ? समझ में आ गया व्हाट इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी? पक्का? चलिए, तो इसी के साथ लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी होता है समाप्त।